हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ये भी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ये 1.2 सेकेंड टॉपिक होगा हमारा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब अपने आसपास हम देखते हैं तो क्या होते हैं, लार्ज वैरायटी देखते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। बहुत ज़्यादा वैरायटी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जैसे हम अगर एनिमल्स देखते हैं तो एनिमल्स बहुत सारे हैं, बर्ड्स देखते हैं तो बर्ड्स बहुत सारे हैं, ह्यूमन बींग देखते हैं ह्यूमन बींग बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बीट पोटेड प्लांट्स जैसे हैं, जैसे प्लांट्स हम पोटेड करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और योर पेट्स पालतू जानवर हो गए, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स अदर प्लांट्स हो गए, वो सब भी हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मतलब लार्ज वैरायटी यानी बहुत बड़े पैमाने पे दिखते हैं। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक। अब ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम सिर्फ बिना ऐसे मतलब आंखों से ऐसी मतलब आंखों से नेक्ड होते हैं, नंगी आंखों से आप ऐसे नहीं देख सकते। यानी कि किस कैसे देख सकते हैं फिर, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं उसको, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। बट दे आर ऑल अराउंड यू, यानी कि फिर भी जैसे तुम अपना हाथ देखोगे, हाथ में तुम्हारे इतनी सारी बैक्टीरिया होगी। जहाँ तुम बैठते हो, जहाँ तुम खाना खाते हो या कुछ भी करते हो, वहाँ पे बैक्टीरिया देखोगे, ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखोगे, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं इसलिए हमें नहीं दिखते हैं। उसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया डेट यू मेक ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ऑब्जर्वेशन भी उसका इंक्रीज करेगा। द रेंज, खास तरह से रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेट यू वुड इंक्रीज, जैसे रेंज हो गया, वैरायटी ऑर्गेनिजम्स का इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे सब कुछ इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, जैसे कि अगर डेंस फॉरेस्ट में यानी कि घने जंगल में जाते हो तो क्या देखोगे, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर, यानी कि बहुत सारा मतलब क्या देखोगे, पेड़ पौधे देखोगे, जानवर देखोगे, पक्षी देखोगे, ये सब दिखेंगे। एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, मैंने बताया। ठीक है, इच डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, डेट यू सी रिप्रेजेंट स्पीसीज। और तुम स्पीसीज के बारे में जानने की कोशिश करोगे कि ये कौन से स्पीसीज है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट नोन एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, अब देखो 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये रेंज काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछा भी गया, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन यानी कि इसके आसपास ही मतलब रेंज अगर कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर तुम लोगों को अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर पता होगी आप लोगों को तो अच्छे से बता सकते हो। एकदम एक बार में क्वेश्चन पढ़ा धड़ाक से आंसर लगाए। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज होता है। ठीक है, हमारे कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी में। अब देखो बायोडाइवर्सिटी का ये मतलब क्या होता है कि डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी और द नंबर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, वी शुड रिमेंबर दैट हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे हम नए नए एरिया पे जाते हैं, इवन ओल्ड वंस कुछ हमें अलग से दिखते हैं। जैसे हम अगर कुछ नए एरिया पे जाएं, किसी हम पक्षी को नहीं जानते, अगर वो पक्षी अगर दिख गया तो अरे हम सोचते हैं अगर इस पक्षी का नाम क्या है, इसकी स्पीसीज क्या है, ये सब अगर बायोलॉजिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करें इसका स्पीसीज कौन सा है, इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, यानी कि जेनरिक नेम क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ये सब हमने जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, न्यू एग्जाम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, न्यू एग्जाम्स कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड करते जाने की। ठीक है, साइंस ऐसा चीज है, साइंस में डिस्कवरी हमेशा चालू रहती है। ठीक है, रुकती नहीं कोई चीज। ठीक है, तो एट एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट, अब देखो देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने पढ़ा ना कितनी स्पीसीज टोटल, 1.7 से 1.8 मिलियन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और पूछा जाएगा आगे भी। ठीक है, इन दी वर्ल्ड, यानी कि मिलियन ऑफ मतलब स्पीसीज हैं, जैसे प्लांट्स के, एनिमल्स के हो गए हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, तो जैसे हम अपने एरिया जिस लोकेशन में हम रहते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, बंदर है, कुछ भी है, उसका नाम लोकल एरिया जैसे डॉग, कैट, बिल्ली है बुलाते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम कुछ अलग ही होता है। ठीक है, दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब हर जगह क्या है, लोकल नेम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं ना उससे मतलब एक ही जैसे ही होते हैं। जैसे अगर तुम इंडिया में अगर डॉग को डॉग बुलाते हैं, अमेरिका में क्या बुलाते हैं, नॉर्वे में क्या बुलाते हैं, सिंगापुर में क्या बुलाते हैं, थाईलैंड में क्या बुलाते हैं, जापान में, चाइना में क्या बुलाते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते होंगे। लेकिन अगर बायोलॉजिकल नेम अगर तुमको पता रहेगा, ठीक है, अगर तुम्हें मालूम है तो तुम जान सकते हो अच्छा इसका नाम मतलब ये है, तो बायोलॉजिकल नेम है, तो उसका देख के तुम उसको कह सकते हो इसका नाम ये है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, नेम्स, दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन अ कंट्री, कहीं भी घूमने जाओगे तो
वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये भी एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। इवन विद अ कंट्री, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ डिड नॉट फाइंड वेज द मीन्स टॉक टू ईच अदर। अगर तुम्हें नहीं पता रहेगा तो तुम मतलब ढूंढते रहोगे ये कौन सा जानवर है, इसका क्या है, मतलब कैरेक्टर सिमिलरिटी क्या है, कुछ क्या है, तो ढूंढते रहोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर पता रहेगा तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, धड़ाक से मतलब तुम इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो उसके बारे में बात कर सकते हो उससे, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने हाईलाइट किया तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहाँ पे नॉमिन ये हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज, ठीक है, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, तो देख लो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। नोमेन यानी कि एक जैसे नेमिंग, नोमेनक्लेचर का ही मतलब क्या था, नेमिंग करने की हमें जरूरत पड़ी। हमें नेमिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हर जगह हर अलग अलग लोकल नेम तो अलग होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम एक जैसा रहेगा, तो हमें इस नेम नोमेनक्लेचर करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो obviously nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organisms name ये टेस्ट, ठीक है। इसको पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई, जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सीक्वेंस भी काफी बार पूछा गया, तो सीक्वेंस याद रखना। आइडेंटिफिकेशन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर नेमिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे उसके कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, ये किसी से मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। इवन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन द साइंटिफिक नेम। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से नाम देने की कोशिश की, बहुत सारे मतलब दिए हैं। बायोलॉजिकल नेम बहुत सारे हैं, जैसे हर का अलग अलग है, जैसे मैंगो का हो गया तो मैग्नीफेरा इंडिका, हॉर्स फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका हो गया, ठीक है। तो सबका नाम अलग अलग। अब क्यों पढ़ा, जीनस और स्पीसीज के रेंज पे ही पढ़ा अब, ठीक है। क्यों पढ़ा आगे जानते हैं हम। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स बेस्ड ऑन द एग्री, अब प्लांट्स के लिए क्या होता है, बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स क्राइटेरिया अब प्रोवाइड किया गया। अब देखो ये क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोम। अब बोटानिकल किसके लिए होता था, प्लांट्स के लिए होता था। कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, तो ICBN का फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया और अगेन दोबारा भी पूछ सकता है ये, ठीक है। फिर दोबारा हम आते हैं किसके, एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ICZN, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है काफी बार, ठीक है, और आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। The scientific names ensure that each organism has only one name. अब देखो सब, अगर साइंटिफिक नेम में सब ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग नाम होगा, सबका एक ही नाम होगा, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं कि मैग्नीफेरा इंडिका, अगर मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका है तो इसको कुछ और नाम से बोला, नहीं ऐसे नहीं। मैग्नीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम है तो इसका मैग्नीफेरा इंडिका ही रहेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, हर जगह। अगर किसी को अगर वहाँ जाते हैं जैसे अमेरिका, आम को वहाँ पे कुछ और बुलाते, तुम कहोगे तो मैग्नीफेरा इंडिका, तो वहाँ पे बोलेंगे यस मैग्नीफेरा इंडिका है ये, तो वो समझ जाएंगे यानी कि आम ही है वो, ठीक है। The scientific name aims ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other organisms. ठीक है, ऐसे वही दोबारा नेम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए रिपीट नहीं किया था। हाँ, जीनस या स्पीसीज दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं। जनरली हम जीनस यूज कर लेते हैं, ठीक है, जीनस यूज कर लेते हैं। जीनस और स्पीसीज में से जनरली स्पीसीज यूज कर लेते हैं, जीनस नहीं, ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। द नेम टू कंपोनेंट, अब नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, इस पे याद रखना कौन कौन से। पहला होता है जेनेरिक नेम, फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम होता है, और सेकंड होता है स्पेसिफिक, जिसे स्पीसीज कहते हैं, जीनस और स्पीसीज कहते हैं। अब ये क्या होता है, बाइनोमियल, बाई का मतलब है दो नोमियल, यानी कि दो नेमिंग की जाती है, एक बार जेनेरिक से एक बार स्पेसिफिक, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग द नेम टू कंपोनेंट्स कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब द नेम दिस नेमिंग सिस्टम बाय कार्ल, ये सबसे पहले किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था, ठीक है। कार्लस लीनियस ने बहुत कुछ किया था, जैसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है किसको,
कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। टेक्सो टेक्सो NOM टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं इनको, ठीक है। इन्होंने काफ़ी की, इन्होंने इनकी बुक भी आई थी, 2 बुक आई थी, ठीक है। सिस्टेमा नेचर है, सिस्टेमा नेचर इनकी बुक भी आई थी, सिस्टेमा नेचर, ठीक है। इज यूज बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस नेमिंग सिस्टम यूज टू टू वर्ड। अब देखो हम इस पे पढ़ रहे थे, पहले इसके बारे में पढ़ रहे थे, बुक के बारे में बाद में पढ़ लेंगे, नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड टू कन्वीनिएंट, लेट अस टेक द एग्जांपल, जैसे मैंगो का इन्होंने एग्जांपल लेके बता रही है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द वे प्रोवाइडिंग इन साइंटिफिक नेम, ठीक है, बेटर, ठीक है। द साइंटिफिक नेम मैंगो इज रिटर्न द मैग्नीफेरा। अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका, अब मैग्नीफेरा इंडिका में क्या हो गया, ये जीनस हो गए, ठीक है, ये जीनस, ये स्पीसीज हो गया इंडिका, जिसे स्पेसिफिक एपिथेट भी करते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम, इट्स नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट द, अब मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ठीक है, जीनस को। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, मैग्नीफेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, पूछा भी गया है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, स्पेसिफिक एपिथेट हो या स्पीसीज को, बात देखिए। अब इसके कुछ यूनिवर्सल रूल हैं। अब देखो 4 रूल दिए गए, हमें चारों रूल अच्छे से याद होने चाहिए बोर्ड्स के लिए। तो ये बोर्ड्स के लिए, तो खासतौर से बोर्ड्स के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। और ये नीट एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया रूल कैसे पूछा जाता है नीट एग्जाम में, बता रहा हूँ। नीट में ऐसे पूछता है, इनमें से ना, अगर जैसे 4 हैं, 4 ऑप्शन भी होते हैं उसमें, तो 4 में से एक गायब कर देगा, एक गलत वाला आंसर डाल देगा, पूछेगा इनमें से बताओ कि कौन सा सही है। अब बताइए, अब जिसको पता है वो तो सही टिक लगा के आ जाएगा, जिसको नहीं पता है, पता नहीं पढ़ेगा, जो सही वाले को भी गलत टिक लगा के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है बायोलॉजिकल नेम जनरली इन लेटिन एंड रिटन इन इटालिक्स। ये लिखा किस में होता है, लेटिन वर्ड में या रिटन इन इटालिक्स लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे देखो ये इटालिक लैंग्वेज में लिखा है ना, अगर हैंड रिटन में कोई लिखता है ना तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। दे आर लेटिनाइज और ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। उसके साथ अगर कोई हैंड रिटन में लिखता है, अब देखो ये कैपिटल पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल, और ये स्पीसीज में, सॉरी जीनस में, वही जीन स्पीसीज में क्या होता है, पहला वर्ड क्या है, स्मॉल में, ठीक है। ये चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या जीनस है, और सेकंड क्या है स्पेसिफिक। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से भी, ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। एटलीस्ट मैं कहूँ 4 कम से कम 8 क्वेश्चन के करीब, 8 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 8 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना है, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन 8 से 7 क्वेश्चन तो जरूर पूछ जाता है। अब देखो बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हैंड रिटन में लिखा है तो क्या होगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। सेपरेटली अंडरलाइन करना मतलब क्या होता है, मैग्नीफेरा को अलग और इंडिका को अलग, इंडिका को अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते वरना गलत हो जाएगा। ये लिखने के लिए भी आता है, मतलब ऐसे दे देगा, मैग्नीफेरा इंडिका एक साथ दिया रहेगा, अब मतलब इसमें से पहचानना आएगा कि इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। जैसे अगर मैग्नी ऐसे दिया रहेगा, मैग्नीफेरा इंडिका दिया हुआ है, ठीक है, एक ये हो गया इंडिका, इंडिका ऐसे अंडरलाइन किया गया, ठीक है, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा ऐसे दिया रहेगा मैग्नीफेरा, अब देखा इंडिका, ठीक है, अब इंडिका ऐसे दिया रहेगा, फिर तीसरा कैसे दिया रहेगा, अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, इंडिका, अब पूरे को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, पूरे को ऐसे अंडरलाइन कर। अब इन सब में से पूछा जाएगा तो कौन सा सही होगा, सबसे पहला वाला ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज करके पूछ देता है, ठीक है। अब क्या है लेटिन वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, इटालिक्स लेटिन ओरिजिन, ठीक है। लास्ट द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग, अब फर्स्ट वर्ड किसको डिनोट करता है ये भी ध्यान होना चाहिए, जीनस को। अब कैपिटल लेटर होना चाहिए पहला वर्ड, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन ये भी। वाइल द सेकंड वर्ड लेटर जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो कि स्मॉल लेटर से, ये क्वेश्चन इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है तो देख लो साथ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अब नेम, अब क्या होता है, अब तो मैग्नीफेरा इंडिका लिखा, मैग्नीफेरा इंडिका के साथ में LINN लिखा है।
लीन का मतलब हो गया इसकी डिस्कवरी किसने की है, लीनियस ने की है, कार्लस लीनियस ने किया है। तो ऑथर नेम भी लिखा होता है कभी का, द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स द स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज के साथ में लिखा होता है। एंड एट द एंड में लास्ट में, जैसे अगर मैग्नीफेरा लिखा लिखा MAGNIFERA मैग्नीफेरा, अगर इंडिका लिखा है, ठीक है, इंडिका लिखा है, तो लास्ट में LINN लिन, ऐसे ही लिन, यानी कि लिन का मतलब हो गया लीनियस ने किया इसकी डिस्कवरी, तो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। जैसे मैग्नीफेरा बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एब्रिवेटेड फ्रॉम मैग्नीफेरा इंडिका लिन, देखो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे ऐसे पहचाना चाहिए कि वो लिन का मतलब क्या होता है, वो साइंटिस्ट नेम होता है। तो इसमें से पहचानना है, ये क्या हो गया, जीनस हो गया, ठीक है, जीनस हो गया, ये क्या हो गया, स्पीसीज हो गए, स्पीसीज हो गया, ठीक है, स्पीसीज, ये हो गया साइंटिस्ट नेम हो गया, साइंटिस्ट नेम हो गया यहाँ पर साइंटिस्ट नेम, ठीक है, ये साइंटिस्ट नेम हो गया। तो ये सब पहचानना आना चाहिए, सब क्या है, ठीक है। तो नहीं पहचान पाते तो इसको सीखना है हमें, ठीक है। डिस्क्राइब लीनियस सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या है कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को के बारे में पढ़ना इम्पॉसिबल है। इट इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब डिवाइस सम मीन्स टू मेक पॉसिबल, तो हम एक कुछ ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिससे पॉसिबल हो सके, तो उसको हम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसलिए तो कहते हैं। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो क्यों पढ़ने की जरूरत है, तो क्यों पढ़ने की जरूरत है, तो यहीं से क्वेश्चन मिलता है बोर्ड वालों के लिए, क्यों पढ़ने की जरूरत है इसको हमें, तो यहीं से ये क्वेश्चन मिलता है। देखो क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स, जैसे सच कैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स, ये सब हो गए। The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organisms in that group. What image do you see when you think about? जैसे तुम कुत्ते के बारे में सोचते हो तो क्या निकलता है, कुत्ते के, ठीक है, मतलब चार टांग होते हैं, एक पूंछ होती है, दो आंखें होती है, दो कान होती है, ठीक है, दो कानें होती है, ठीक है, ये चीज निकल के आता है, ठीक है, हमारे बारे में ये चीज निकल के आता है, ठीक है, ये चीज निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हो गया। हम देखो इसके बारे में, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ द टर्म दिस टर्म्स वी एसोसिएट अ सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन दैट ग्रुप, दैट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग, ठीक है। तो क्या ये मैंने बताया, आंखें, पैर, नाक, ठीक है, ये सब आता है हमारे दिमाग में, जो पूंछ, ये सब अब समझ आता है, ठीक है। वो क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। जैसे बचपन में कहते थे गाय की मतलब ऊपर निबंध लिखो, तो क्या लिख, गाय के पूंछ होती है, गाय की टांगे होती है, चार टांगे होती है, गाय की एक मुंह होता है, नाक होती है, कान होते हैं, सींग होता है, ये सब लिखते थे हम, ठीक है। तो ऐसे इसमें इसको कैरेक्टरिस्टिक को पहचाना जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है कि इसके पास क्या क्या है, उस हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, इसके रहने के, ठीक है, बैठने के सब के तरीके से इसको क्लासीफाई किया जाता है, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब डेफिनेशन में ही तो लिखा हुआ है ना सब कुछ। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल जो हम ऑब्जर्व करते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। ये हो गया। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ द अस विल सी डॉग्स, ठीक है, सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। अब हम क्या कहते, कुत्ते को तो बिल्ली नहीं कह सकते ना, कुत्ते को बिल्ली नहीं सकते, ना कुत्ते को बिल्ली कह सकते। नाउ इफ वी वर टू थिंक द एटलांट, yes we know that we are talking about, similarly suppose we are the mini mammals, ठीक है, इलास्टिस mammals, you would be the course thing, you, इसमें सब कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ था। ears, body, hair, likewise the plants try to talk, wheat के बारे में फिर है, तो इनमें से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है। हाँ टेक्सा ये हो गया, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये होगा wheat picture in minds, we will wheat not a rice or any other plant, hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rat, plants etc, ये सब convenient कैटेगरीज हैं, सब इन सबको याद रखना है, इन सब का नाम है, यानी कि जो चीज हमें एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उसका एटलीस्ट साइंटिफिक नेम याद होना ही चाहिए। कुछ हमारे बुक में दे रखा है, कुछ हमें खुद ढूंढने हैं, ठीक है। तो वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स, द साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं जिसके लिए उसे कहते हैं हम टेक्सा। टेक्सा क्या आता है, यहाँ से इसका डेफिनेशन मिलता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सप्लेनर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो here you must recognize that taxa can indicate categories at every different levels. Plants also from a taxa. What wheat, ठीक है, wheat is a
आल्सो टेक्सा, वीट क्या है, आल्सो टेक्सा है, तो इसमें से पूछ सकता है टेक्सा क्या है, तो प्लांट के लिए टेक्सा है, ठीक है, जैसे प्लांट्स आल्सो फॉर्म टेक्सा, टेक्सा बनाता है। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर टेक्सा, ये भी टेक्सा है, बट डॉग्स एंड मैमल्स एंड आर एनिमल्स, ये सब क्या है, एनिमल्स है, तो कौन एनिमल्स है, कौन टेक्सा है। देयरफॉर एनिमल्स एंड मैमल्स, डॉग्स रिपीट द टेक्सा डिफरेंट लेवल्स, अब डिफरेंट लेवल पे ये अपना रहता है। अब टेक्सोनॉमी मैंने बताया, टेक्सोनॉमी की इसका भी ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको, कार्लस लिनियस को कहा जाता है, ये मैंने ऊपर लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है, ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया था, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको, कार्लस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आया, अब देखो हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर, अब बेस्ड ऑन कैरेक्टर इसकी डेफिनेशन, बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी, तो ये डेफिनेशन निकलती है इसकी, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ, बाहर का, इंटरनल अंदर का स्ट्रक्चर, यानी कि अंदर और बाहर के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, along with the structure of the cell, अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की भी बात कर रहा है, डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। इसके बाद बात हो रही है किसकी, द प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोलॉजिकल यानी कि उनके रहने बहने की जगह के बारे में बात हो रही है। ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न यानी टेक्सोनॉमी स्टडी यानी कि अभी की टेक्सोनॉमी से रिलेट किया जाता है, ठीक है। हेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, ये सब सीक्वेंस याद होने, ये सब बेसिक टेक्सोनॉमी के तरीके हैं। तो पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, तो बेसिक टेक्सोनॉमी क्या क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है, नोमेनक्लेचर आता है, ये सब बेसिक टेक्सोनॉमी के रूल हैं, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी होता है क्या, टेक्सोनॉमी इज नॉट अ समथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है टेक्सोनॉमी। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर, अब इंसान के अंदर क्या होता है, जानने की इच्छा होती है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम भी जानेंगे भाई कि क्या क्या होता है। अब जैसे देखो नीट में पूछा जाता है एनसीईआरटी, लेकिन कई लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन आता नहीं है, आता एनसीईआरटी से ही है, ठीक है, तो उन्हें जानने की इच्छा होने के कारण ही वो एनसीईआरटी से ऊपर भी पढ़ लेते हैं, होता कुछ नहीं है फिलहाल, जो एनसीईआरटी पढ़ के आता है, जो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ के आता है, होता ही उसका कल्याण है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। Have always been interested to knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings need to find source of their basic needs. अब human beings अब हर रोज दिन पर दिन अपने बेसिक नीड्स को मतलब पूरा करने के लिए हर रोज कई नई नई चीज की खोज करता रहता है, जैसे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज। जैसे बेसिक नीड्स क्या हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, तो शेल्टर हो गया, तो बेसिक नीड पे भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि बेसिक नीड हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए क्या जरूरत है, एक खाना मिल जाए, क्लोथिंग मिल जाए, उससे रहने के लिए जगह मिल जाए, शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह मिल जाए, बस यही चीज तो चाहिए होता है। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, कि हम ये तीन चीज में लिए, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए तीन चीज मेन कर रहे हैं, ठीक है। सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा लाइफ जिए वो, ठीक है। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, यूज करते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म्स को, वेरियस ऑर्गेनिज्म्स यानी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म्स को, ठीक है। तो human being were since long not only the interested knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among, ठीक है। The branch of study was referred to the systematic, अब systematics क्या है, systematic system से ही पता था, systema, अब system से ही पता, ये किसने दी थी system, देखो मैंने बुक का नाम लिया, बुक का नाम यहाँ आ गया। The word systematics derived from Latin word, ये भी Latin word है, अब कहाँ सिस्टेमा से है, सिस्टेमा से आए, विच मीन्स सिस्टेमा, सिस्टेमा का मतलब सिस्टमेटिक वे में, यानी कि अरेंजमेंट करना, एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट करने को ही सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अब इसकी डिस्कवरी इसने कहाँ से निकला है, कार्लस लिनियस की एक बुक थी, सिस्टेमा नेचर की नाम की बुक थी, ठीक है, उन्होंने दी थी, ठीक है, उन्होंने दी थी, ठीक है, 1753 के करीब उन्होंने बुक दी थी, ठीक है, सिस्टेमा नेचर बुक। एज द टाइटल ऑफ द हिज पब्लिकेशन, इसमें जब पब्लिश हुआ था तब नाम था उनका सिस्टेमा नेचर, द बुक एनसीईआरटी में दिया है, तो ये बुक का नाम पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। सिस्टेमा नेचर बुक किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, कार्लस लिनियस के बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचर था, ठीक है। सिस्टेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, इस यहाँ पे डेफिनेशन, तीन चार तो क्वेश्चन आराम से निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। द स्कोप ऑफ द सिस्टमेटिक्स लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, अब स्कोप क्या क्या थे, स्कोप तो मेन यही थे ना, सिस्टमेटिक्स के मेन स्कोप क्या क्या थे, सिस्टमेटिक्स के मेन स्कोप थे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, मेन स्कोप यही थे। सिस्टमेटिक्स के मेन स्कोप क्या क्या थे, सिस्टमेटिक्स के मेन स्कोप यही थे क्या,
आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन मेन स्कोप थे। अब सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? देखो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स के मतलब क्या होता है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशंस की मतलब ये होता है कि आज जो मनुष्य है ना, उसका करेक्टर जावा मैन ऐप मैन की तुलना से की जाती है। जावा ऐप मैन यानी पहले जो हुए थे, जैसे आदि मानव से थे, उन सब से की जाती है। तो ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, सिस्टमैटिक्स के कितने मतलब स्कोप होते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। और सिस्टमैटिक्स से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है फाइलोजेनेटिक, PHYLO, फाइलोजेनेटिक, GNE जेनेटिक रिलेशनशिप। अब इसकी की तुलना की जाती है जावा ऐप में से की जाती है। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये फाइलोजेनेट, ये तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कह दो या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फाइलो यानी कि बहुत पुराने टाइम की, यानी कि जावा ऐप में की तुलना की जाती है अभी के मनुष्य से की जाती है। तो इसका मतलब ये आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, काफी ज्यादा इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देना इसमें। ठीक है, तो मैं इसलिए छोटे छोटे टॉपिक में करवा रहा हूँ। ठीक है, कैसे हो जाएगा इतना छोटा छोटा लेक्चर, लेकिन छोटे छोटे से ही मतलब सही रहता है। छोटे छोटे लेक्चर देख के अगर हम कहीं जाते हैं, टहल रहे, घूम रहे, तो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर ऑलरेडी हमने डाल रखा है अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं, सारे पार्ट हैं उसके। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो पार्ट 2 से यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।